2019 के चुनाव में आप 10 सीटों पर थे और इनेलो 1 सीट थी। आज आप शून्य हैं और इनेलो 2 सीटों पर है। आप देख रहे हैं कि आपकी फाइट आने वाले समय में कहीं इनेलो से है या इनेलो का रिवाइवल ज़्यादा अच्छा है। आप मानते हैं दुष्प्रचार था, और लोग तो कहते हैं कि जब आप बीजेपी के साथ गए थे तब भी वही लोग थे जिन्होंने नाराज़गी जताई। जब आप सरकार से बाहर आए, किसान आंदोलन के दौरान का विरोध भी झेला और चुनाव के दौरान भी वही लोग थे आपके साथ। सड़कों पर दिखेगी जेजेपी किसानों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि किसानों की नाराजगी की वजह से ही आप सत्ता से बाहर हुए। पीछे अब वापस आप सड़क पर कब आए? बहुत कुछ कहा गया था आपके द्वारा, आपके पिताजी द्वारा। मैं तो दिग्विजय की सिक्योरिटी वापस हुई तो बेदी ने उस पर भी बोला। वो तो बेदी जी कह रहे हैं कि न 3 में न 13 में इनको सिक्योरिटी क्या जरूरत है, फालतू हवाबाजी करने के लिए सिक्योरिटी लेते हैं। आपको आभास हो गया था कि इस बार चुनाव में दिक्कत तो होगी। आभास तो हो ही जाता है राजनीति के अंदर। 10 से 0 और 0 से 46 का सफर तय कर पाएंगे। हमारा टारगेट यही है। जो चीजें आपने चुनाव के दौरान फेस की थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी, क्या वो चीजें अब हट रही हैं? आप कह रहे हैं कि कोक थी एक जल रही थी। जो हमने काम करे हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी थे। लोग मानते हैं कि दुष्प्रचार हावी रहा, और वही बात है बड़े चौधरी साहब जो कहा करते थे, चौधरी देवीलाल जी, कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। यस, वो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहां सब ने एक टारगेट बना लिया, और उस टारगेट का शिकार बीजेपी तो हुई नहीं, तो सरकार में आ गई। कहा जाता है कि आप लोग अगर उस समय सरकार के हिस्सेदार ना रहते, आप छोड़ अगर देते, मैं ना तो रहता, आप सीएम बन जाते। अभय चौटाला तो कहते हैं कि 80% हमारा वर्कर वापस आ गया, लोग वापस आ गए जो हमसे रूठ के जेजेपी की तरफ गए थे, तो उनका गुब्बारा तो फूट गया। पूरी तौर पर मिसमैनेज्ड और फेल्ड गवर्नेंस हरियाणा प्रदेश में चल रही है। ऐसा क्यों? इनने तो विधवाओं की पेंशन काट दी, ये मांगते हुए कि प्रमाण दीजिए कि आपके पति का निधन हो रखा है। इससे पहले वो भिवानी के अंदर पहलवान मारा, उससे पहले रोहतक में पहलवान मारा। कितने डॉक्टर, शॉपकीपर्स, आपके पॉलिटिशियंस जिनको धमकियां आ रही है। लॉलेस स्टेट बन गई है। जो पंजाब के हालात है उससे बदतर हालात आज हरियाणा के। मैं बारी बारी कहता हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो ना, 1600 लोग तो है ही। धान घोटाला तो आपके टाइम पे भी उठा था, कह रहे थे कि दूसरे स्टेट्स की गाड़ियां आती हैं और कैथल में बाकी जिलों में एक इंसिडेंट तो बताओ जो रिपोर्टेड हो। इनके तो FIR दर्ज है। जो धान घोटाला आप बोलते हो ना, वो घोटाला नहीं था, हमने चोरी पकड़ी। आप उनकी एक स्टेटमेंट का और मेरे एक्सप्रेशन का पीछा नहीं छोड़ोगे। परिवार तो चौटाला परिवार एक होता तो नहीं दिखता। अब इस पे तो डिबेट भी आप लोगों के कहने पर भी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। लेकिन क्या भविष्य में ऐसी अगर समीकरण बनते हैं कि आप दोनों के मिलने से सरकार बने, तो क्या आप दोनों एक साथ आ सकते हैं? लॉलेस स्टेट बन चुकी है, और लॉलेस स्टेट के अंदर ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टुडे मुख्यमंत्री है, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है, और उनके निगरानी के अंदर इस तरह की घटनाएं प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हरियाणा में सैनी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। सरकार का कामकाज कैसा है, और जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो पिछले बार अगर मैं कहूँ 19 से 24 जो सरकार में भागीदार थी, इस बार विधानसभा में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, लेकिन किस तरह से जननायक जनता पार्टी अपने रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है, किस तरह से वो सरकार को घेर रही है और मुद्दे कैसे उठा रहे हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पहले रह चुके हैं, वो मनोहर लाल के साथ हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइवल की लड़ाई चल रही है और आपने 8वां स्थापना दिवस भी अपना मनाया है। क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी ने जो सफ़र 2019 में तय किया था, वो सफ़र कब देखते हैं आप? 29 में देखते हैं कि 34 में देखते हैं? पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि 19 में तय किया था। 19 में तो मात्र हमें 9 महीने हुए थे। 10वें महीने तो हमने चुनाव लड़ ही लिया था, और उसके बाद सफ़र शुरू हुआ। और कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके सफ़र में उतार चढ़ाव ना आए। कोई राजनीतिक व्यक्ति शायद ही हो हिंदुस्तान के इतिहास में जो चुनाव हारा या जीता ना हो।
ये कहना कि भी रिवाइवल तो हर पॉलिटिकल पार्टी को समय समय पर करना पड़ता है। हम कोई ब्यूरोक्रेट की तरह तो है नहीं कि 21-22 साल में नौकरी लग गए और 60 साल में रिटायर हो गए। हमें तो हर 5 साल में एग्ज़ाम देना है, और वो भी जनता के आगे देना है। हर साल वोट बढ़ेंगे, नई सोच के वोट आएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, दूर जाएंगे, और इन सब चीज़ों के मिश्रण से आप एक संगठन को चलाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि 1 साल बाद विधानसभा के हमने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और बड़ा अच्छा पब्लिक का रिस्पांस भी रहा, और उस रिस्पांस के साथ साथ जो हम उम्मीद रखते थे उस उम्मीद पर कार्यकर्ता खरे उतरे। और जो एक फॉगिंग थी बीच में जो दुष्प्रचार की, कार्यकर्ताओं ने उसको दूर किया है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही जनमत, वही जनविश्वास, उसी जोश के साथ प्रदेश भर में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत करने के लिए जनता हमें दी। जो चीज़ें आपने चुनाव के दौरान फेस की थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी, क्या वो चीज़ें अब हट रही हैं? आप कह रहे हैं कि फोक थी, एक जम रही थी। आपको बताऊं, मैं ऐसे ऐसे गांव में जाके आया जिनमें शायद किसान आंदोलन के बाद हम कभी एंटर नहीं कर पाए। वहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई पत्थर फेंक दिया या कुछ कर दिया, और उन गांव में अब मैं रैली का न्योता देने गया, और उन गांव से गाड़ियां भर भर के रैली में पहुंची, और लोगों ने माना है कि जो हमने काम करे हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी थे। लोग मानते हैं कि दुष्प्रचार हावी रहा, और वही बात है बड़े चौधरी साहब जो कहा करते थे, चौधरी देवीलाल जी, कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। आप मानते हैं दुष्प्रचार था? और लोग तो कहते हैं कि जब आप बीजेपी के साथ गए थे तब भी वही लोग थे जिन्होंने नाराजगी जताई, और जब आप सरकार से बाहर आए तो किसान आंदोलन के दौरान का विरोध भी झेला, और चुनाव के दौरान भी वही लोग थे आपके साथ। क्या आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है दोनों के कंपैरिजन का? मैं इस बात के ऊपर अगर सहमति भी जताऊं तो कोई वीडियो है, कोई आपके पास पिक्चर्स हैं जहां कंपैरिजन हो लोगों का? कभी नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स है। मेरे पास ऐसे ऐसे गांव भी है जहां 8 वोट बाहर गए थे, और ऐसे गांव भी है जहां 8 ही वोट आए। अब उसमें किसको दोषी बनाओगे? लोग मिलते हैं, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, पहले हम किसी की बातों में थे, या पहले हमें लगता था और अब हम आपके साथ हैं जी, अब हम आप चलेंगे। खुद देखिए, किसान के खाते में पैसा देने की व्यवस्था हो, हमने एडिशनल प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए हों, हमने किसान के लिए उसकी फसल को तुरंत उठान का प्रोविज़न बनाया हो। आज पीड़ा देखिए ना फार्मर की, मुआवजा अब जाके रिलीज़ होना शुरू हुआ है। हमने तो 7वें दिन पैसा दे दिया था 2023 में जब बाढ़ आई थी। तो याद तो लोग करते हैं, मगर यस, वो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहां सब ने एक टारगेट बना लिया, और उस टारगेट का शिकार बीजेपी तो हुई नहीं, वो तो सरकार में आ गई। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा फूटा तो हमारे संगठन पे फूटा, और हमें उसका शिकार होना पड़ा। गुस्सा आप पर फूटा, गलतियां बीजेपी की थी। कहा जाता है कि आप लोग अगर उस समय सरकार के हिस्सेदार ना रहते, आप छोड़ अगर देते, मैं ना तो आप रहता सीएम बन जाते। जी, ये तो गारंटी है नहीं मैं बनता ना बनता। बादल साहब ने हरसिमरत कौर बादल जी को इस्तीफा दिलवाया था। अपने जीवन काल का आखिरी चुनाव सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जैसा शख्स हार जाता है, किससे, वो भी आपको पता है। तो ये गारंटी आप ले सकते हो मैं जीत जाता या मैं बन जाता। मगर हाँ, अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ना मैं बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये बढ़ा पाता, ना मैं 50% महिलाओं को आरक्षण दे पाता, ना 75% रिजर्वेशन का कानून ला पाता, ना पंचायती राज को सशक्त बना पाता। आज 2% किसी रजिस्ट्री का भी देखोगे तो सरपंच के खाते में आता है, बिजली के बिल का सरपंच के खाते में आता है। अगर आप उठाकर देखोगे IMT खरखोदा आ गई तो खरखोदा का भविष्य बदल गया। मारुति ने प्रोडक्शन शुरू कर दी 2 साल के अंदर। शायद अगर उस भावनाओं पे इस्तीफा दे देते तो हम अपने करे हुए वादों को कभी पूरा ना कर पाते। वो एक गिल्ट मेरे मन में जरूर रहता कि हाँ, हमने खड़े होकर मंच से कहा था कि हम लोगों के साथ, लोगों के विश्वास को इन मुद्दों पे जीत पाएंगे, और लोगों ने जिताया।
तो ये कहना कि भाई मैं कुछ बन जाता, ये तो हाइपोथेटिकल है। और हाइपोथेटिकल बात को पॉलिटिक्स के अंदर मुझे नहीं लगता किसी को कभी सोचना भी चाहिए। अच्छा, अभय चौटाला तो कहते हैं कि 80% हमारा वर्कर वापस आ गया, लोग वापस आ गए जो हमसे रूठ के जेजेपी की तरफ गए थे, तो उनका गुब्बारा तो फूट गया। कौन आ गया बताओ तो सही। आप 80% की बात करते हैं, वो 80% कौन है और 80% कहाँ गए हैं? मैं हमेशा उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन इसलिए कहता हूँ कि उनका एक छतरी कार्यक्रम है। वो मेरे ख्याल से उनके संगठन के लोगों को भी नींद जब पूरी आती है जब वो जननायक जनता पार्टी का नाम ले लेते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप अब उन लोगों को समझा पाने में भी कामयाब हो रहे हैं? 1 साल का जो आप सरकार से दूर रहे हमें और तो आप डॉक्टर लोगों से साहब मिले ने और उनको समझाने में कामयाब हो रहे आदेश दे दिए हैं कि रैली के बाद फील्ड में जाकर संगठन को हल्के लेवल पर 6 के 6 सेलों में कंप्लीट करें, और हम अपना काम कर चुके। और मुझे खुशी है, आज मैं 3 जिले कर कर आया हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, और जो रिस्पांस तीनों जिलों में मिला है, मुझे लगता है कि वो विश्वास हमें भी है कि हम पहले से बेहतर करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए। ये रिस्पॉन्स चुनाव के दौरान नहीं था? बिल्कुल नहीं था। चुनाव के दौरान तो मैं एक चौपाल पे चढ़ा था और मेरे को किसी टाइम पे चौटाला साहब की सुनी बात थी कि चौटाला साहब के अगर आगे 2 आदमी खड़े हो तो वो 1 घंटे भाषण दिया करते थे। जी। तो मैं चौपाल पे चढ़ा था और वहाँ मात्र 6 आदमी थे, मगर हमने चौपाल पे प्रोग्राम को छोड़ा नहीं, माइक लिया, उन 6 आदमी को भी एड्रेस किया और 3 लोगों को एडिशनल एड्रेस करवाया। और जब तक मेरे बोलने की बारी आई इतनी पूरे चौपाल भर गई थी। तो राजनीति में तो आपको अच्छे बुरे सब तरह के समय देखने पड़ेंगे। आपको आभास हो गया था कि इस बार चुनाव में दिक्कत तो होगी? आभास तो हो ही जाता है राजनीति के अंदर, ये चीज कोई छुपी तो है नहीं। जब अच्छे अच्छे उम्मीदवार आपको छोड़ के घर बैठ जाए, पार्टी ना छोड़े और कह दे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब क्या आभास हो रहा है? तो 10 से 0 और 0 से 46 का सफर तय कर पाएंगे? हमारा टारगेट यही है और हमारे लिए तो खुशी की बात है 2026 के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जो 6 साल का प्रतिबंध है चुनाव लड़ने पर, वो भी पूरा हो जाएगा। हमारे पास तो एक एडिशनल फोर्स हो जाएगी। अच्छा। और संगठनिक ताकत को हम उसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। सरकार भी 1 साल पूरा कर चुकी है और आप भी सरकार का हिस्सा थे। आप मनोहर लाल की तारीफ भी अक्सर करते हैं। सैनी सरकार के अब तक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? पूरी तौर पर मिसमैनेज्ड और फेल्ड गवर्नेंस हरियाणा प्रदेश में चल रही है। ऐसा क्यों? मिसमैनेज्ड इसलिए कि ये योजनाएं बना देते हैं, उन योजनाओं को आगे ले जा नहीं सकते। बुढ़ापा पेंशन 200 रुपये बढ़ाने की बात करी, आज 2 महीने कंप्लीट होने को हो गए, 1 रुपया बढ़कर नहीं आया। लाडली योजना इनने बनाई, पूरा पैसा नहीं दिया, आधा पैसा 6 महीने बाद देंगे। और जितने एप्लीकेंट्स थे सिर्फ 20 से 25% एप्लीकेंट्स को उसका बेनिफिट दे पाए। परिवार पहचान पत्र की रिवीजन इस तरीके से कर दी जैसे इलेक्शन कमीशन ने SIR कर दिया। हमने तो 1,20,000 से 1,80,000 रुपया BPL की सीमा बढ़ाई थी। इनने तो विधवाओं की पेंशन काट दी, ये मांगते हुए कि प्रमाण दीजिए कि आपके पति का निधन हो रखा है। या इनने फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को हरास करने के लिए उनके फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट नए मांग लिए। और तो और 37,000 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी। तो मिसमैनेज्ड ही है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती तो पहले व्यवस्था बनाते और फिर रिवीजन करते। आज आप प्रदेश के अंदर बातें उठाकर देखो, मुख्यमंत्री की HSIDC का इश्तिहार निकाल देते हैं, हम जींद में औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, हम नारायणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। अगर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की निष्ठा भी है तो आपको 10,000 एकड़ में बनाने की जरूरत ही नहीं है, 1,000 एकड़ में बन जाएगा। खरखोदा में हमने 800 एकड़ मारुति को दिए हैं, उसके बाद तो 400 एकड़ ही बचे थे। 1200 एकड़ का ही इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो। तो इनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। और फेल्ड इसलिए बोल रहा हूँ, आज लॉ एंड ऑर्डर उठाकर देखो आप, कल ही MDU में बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके और बच्चों के ऊपर गाड़ी से चढ़ाने का काम किया गया। कोई पूछने वाला हो, ऐसी वारदात
प्रदेश में हो जाती है। इसका मतलब तो आप खुद ऐसे कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो। और एक घटना नहीं है, इससे पहले वो भिवानी के अंदर पहलवान मारा, उससे पहले रोहतक में पहलवान मारा, कितने डॉक्टर, शॉपकीपर्स, आपके पॉलिटिशियंस जिनको धमकियाँ आ रही है। लॉलेस स्टेट बन गई है। जो पंजाब के हालात है उससे बदतर हालात आज हरियाणा के हैं। और उसका जिम्मेवार कौन है? गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री है। आपके टाइम पे ये सब नहीं था? क्राइम तो तब भी था। कहाँ था ऐसी वारदात? आप बताओ। आप मेरे को 10 वारदात उस दौरान की बताओ जो इस तरह की आपके सामने जो अब हो रही है कि ठेकेदारों के ठेके बिकवाने के लिए पुलिस दी जा रही है। था ऐसी बुरी हालत? मैं तो आपको मुख्यमंत्री का कल का बयान सुनकर शौक में हूं, और आप लोगों ने पता नहीं उस बयान को उठाया क्यों नहीं है। गुड़गांव में 47,000 बोतल विदेशी शराब की कस्टम्स की चोरी की पकड़ी जाती है एक ठेकेदार के पास। 47,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। विदेशी। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हमने एक एक्साइज इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे कुछ। मैं चिट्ठी लिखूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को भी, रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और प्रधानमंत्री को भी, और ये मांग करूंगा कि इसकी ईडी से इंक्वायरी कराई जाए। ये मामला छोटा नहीं है। कस्टम बॉन्ड से कस्टम बॉन्ड ट्रांसफरिंग के अंदर अगर इतना बड़ा तादाद में टैक्स चोरी हुआ है, चाहे उस पर 1,000 रुपये हुई हो, तो 47,000 बोतल इंटू 1,000 रुपये कितनी बड़ी चोरी होगी। आपके पास तो डिपार्टमेंट भी था एक्साइज। मेरे पास था, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। और मुख्यमंत्री ये बयान दे देते कि हमने ठेकेदार के ऊपर एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जगह पड़ी शराब मिली। अरे जिसका बॉन्ड था या तो उस पर एक्शन लो, या जिसके प्रेमिसेस थे उसमें डी का एक्शन लो। एक्शन तो लो ना। और ये तो एक वारदात है। मैं तो आपको कितने घटनाक्रम बता दूं। 100 करोड़ रुपए का पैडी का स्कैम, जिसमें कुरुक्षेत्रा और यमुनानगर में एफआईआर दर्ज होगी। मैं बारी बारी कहता हूं फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो ना। 1600 लोग तो है ही। आज प्रदेश में मिलर्स रजिस्टर्ड 1600 और 1700 के बीच में है। 3-3 अधिकारियों को कैमरे की टीम के साथ प्रेमिसेस में भेज दो और देख लो सरकार का माल गोदाउन में कितना पड़ा। धान घोटाला तो आपके टाइम पे भी उठा था। कह रहे थे कि दूसरे स्टेट्स की गाड़ियां आती हैं और कैथल में बाकी जिलों में मुझे एक इंसिडेंट तो बताओ जो रिपोर्टेड हो। इनके तो एफआईआर दर्ज है। जो धान घोटाला आप बोलते हो ना, वो घोटाला नहीं था। हमने चोरी पकड़ी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने कहा था कि सीबीआई की टीम्स के तहत इंक्वायरी हो, और टोटल 80 जगह हरियाणा में पैडी का स्टॉक चेक किया था और 200 जगह पंजाब में किया था। 74 एफआईआर पंजाब में हुई थी जिन मिलर के पास स्टॉक्स की कमी थी, और हरियाणा प्रदेश में शायद 2 मिलर के पास स्टॉक कम मिला था। मगर क्योंकि हम इनिशिएट लेने वाले थे तो लोग कह देते इसने स्कैम कर दिया। मुझे एक चीज तो बताओ, स्कैम करा होता तो कोई तथ्य कागज तो कोई लेके आता। मैं तो सैनी साहब को 3 एफआईआर दे देता हूं और कह देता इन 3 एफआईआर की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो, तो ही पता चल जाएगा कितने का पैडी चोरी हुआ है। आपको दूसरी कोई चीज देखने की तो जरूरत ही नहीं। आपको भी कभी इस तरह का लगा कि आपके टाइम पे जो घोटालों की बातें उठी उसको लेकर कहीं आपके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा हो? मैं तो खुली किताब हूँ, आपके सामने हूँ। आपने जब सवाल पूछे जवाब दिए। मुझे एक चीज तो बताओ, घोटाले की अंग्रेजी स्कैम। जी। स्कैम के लिए एविडेंस, तथ्य, कागज कुछ तो होगा आपके पास। 2G 4G कोयला, ये जितने देश में आपके सामने आए हैं उसमें कोई ना कोई कागज तो ढूंढ के देते होंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने AJL को प्लॉट दिया था, 2 कागज हैं। एक पेज पे अधिकारी लिखते हैं कि हमने ये नॉट रिकमेंडेड है, आप नहीं दे सकते। एक पेज पे भूपेंद्र सिंह खुद साइन करते हैं चीफ मिनिस्टर, वो PSCM भी साइन नहीं करते कि भाई मेरे पास बोरा जी आए, बोरा जी ने मुझे बताया नेहरू का अखबार है और मैं अब समझा कि ये देश के लिए कितना अच्छा अखबार है, और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को पंचकुला के अंदर प्लॉट दे दिया। दैट इज अ स्कैम विद एविडेंस, विद 2 पेपर्स एंड द फाइंडिंग।
आप मेरे को कह देते हो आपके टाइम पे, अरे आपके टाइम पे बोलने से पहले आप भी अपने मन में सोचा करो कि कहीं कोई फैक्ट लेके भी बैठे हो आपने उस टाइम के, जो ये कही कि भी उस टाइम ये गड़बड़ हुई। फ्यूरियस लिकर निकलती है, लिकर वर्ड भी आप लोगों ने यूज किया, केमिकल निकलता है पानीपत की शुगर मिल से, पी के सोनीपत में लोग मर जाते हैं, नकली जहरीली शराब। मीडिया को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो समय के साथ बनना पड़े। आपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया कि लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में इस समय डिस्टर्ब चल रहा है। डीजीपी ओपी सिंह कहते हैं कि थार पे वो लोग चलते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। आप मेरे ख्याल से बुलेट पे वो लोग चलते हैं जो गुंडागर्दी आप उनकी एक स्टेटमेंट का और मेरे एक्सप्रेशन का पीछा नहीं छोड़ोगे। मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं इसलिए मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। मैं इसलिए भी कह रहा था कि आपने संकेत देने की कोशिश की कि थार पे सिर्फ गुंडे नहीं चलते हैं। आपने कई जगह उसको क्लियर भी किया। अरे मैं आप तो अपनी रैली में आप थार रैली पे में आए, महिला के साथ गया हूं, महिला बैठ ड्राइवर के। को साथ लेके आए। बिल्कुल महिला ड्राइवर के साथ इसलिए गया हूं क्योंकि चंडीगढ़ में नंबर ऑफ थार्स रजिस्टर्ड ऑन वुमेन नेम इज मोर देन मेन्स नेम। यस। और आज के दिन बुलेट तो शायद औरतें कम चलाती हैं। मेरे साथ एमपी थी पप्पू यादव की वाइफ रंजीता रंजन जी, हार्ले डेविडसन चलाती थी। हाँ। और ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट तक चलाती थी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के हर छोर में 200-200 बाइकर्स के साथ जाती थी। ठीक है, यू आर राउडी, मैं ये नहीं कहता कि राउडी पना इज बैड फॉर सोसाइटी, होना भी चाहिए। एज के साथ हर एक के मन में भी आती है, आपके भी कई बार मन में चली होगी कि बाइक चलाएं, और जिसने जिंदगी में नहीं छुआ होगा वो सोचता है मैं थोड़ी बड़ी गाड़ी चलाऊं। मगर क्राइम अगर मैं लाल किले की घटना से उठाकर देखूं तो फोर्ड की छोटी सी गाड़ी थी जिसमें बम फूटा। आप इंसिडेंट्स उठाइए ना। बिल्कुल। और जब उन इंसिडेंट्स को उठा के देखते हैं आप, तो अधिकतम इंसिडेंट्स आपको छोटे और मोस्ट कॉमन व्हीकल्स में होते दिखते हैं। उनकी तरफ से इतने गरिमा गई पद पे बैठे हैं वो, इस तरह की बात कहनी मुझे उचित नहीं लगी थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को खुलकर टोका भी। और मुझे लगता है अब कल परसों कोई मेरे को भेजी थी किसी ने उनकी क्लिप, उनने कहा नहीं मेरी कहने के तरीके को गलत ले लिए, कि अच्छा है मान रहे हैं, वो डीजीपी है, ही इज डन अ गुड जॉब। मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया उन्होंने, बहुत अच्छा। उनने जो 2 महीनों के अंदर काम किया है दैट इज प्रेजेबल ऑल्सो। उनने क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करी हो, उनने पुलिस प्रशासन की फिटनेस पे ध्यान दिया हो, ये छोटी छोटी चीजें होती है, मुझे लगता है ये याद रहेंगी लोगों को। आपको लगता है कि एक्सटेंशन मिलना चाहिए ओपी सिंह को? ना मेरा काम ना मैं दे सकता, जिसने देनी है वो दे सकेगा तो दे देगा, नहीं देनी होगी तो अगला डीजी आ जाएगा 25 तारीख को। आपने जिक्र किया लाल किले के विस्फोट का, मैं उस पर भी आना चाहूँगा। फरीदाबाद में 2000 किलो से ज़्यादा विस्फोटक पहुंचता है। आपको लगता है कहीं ना हरियाणा पुलिस का भी इसमें फेलियर है? जम्मू कश्मीर से पुलिस आके उसको पकड़ती है, यहाँ इनको पता ही नहीं चलता है कि क्या रखा हुआ। बधाई दूंगा जेएनके पुलिस को कि उनने टाइमली इसको ट्रैक डाउन करके और पकड़ा। अगर लाल किले जैसे इंसिडेंट में ये क्वांटिटी होती अमोनियम नाइट्रेट या जो भी था, क्योंकि इसको कोई आरडीएक्स कह रहा था, कोई अमोनियम नाइट्रेट कह रहा था, वी आर नॉट द बेस्ट पीपल टू डू। अगर वो क्वांटिटी उन लोगों के पास उस समय होती तो फिर लाल किले के लोगों की जानों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती। वो कह रहे लोग जैसे हमास ने हमला किया था उसी तरह का कुछ हमला हो सकता था भारत में। मैं बहुत ज़्यादा तो टेक्निकली नहीं जानता, मगर मैं ये मानता हूँ कि अच्छा टाइमली प्रयास जो था उससे एक बहुत बड़ा खतरा टला है। मगर आप सोचिए कि अब शिक्षण संस्थानों में इस तरह की कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, ये अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। जब पढ़ाने वाले ही जनरेशन्स को इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर जाए और खुद बॉम्बर बन जाए तो फिर देश और दुनिया तो गर्दिश की ओर जा रही। हरियाणा पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं? हरियाणा पुलिस ने, जो मैंने न्यूज़ सुनी थी वो तो यही थी कि जेएनके पुलिस के साथ टाइमली एक्शन लिया, मगर इतना कुछ स्टेट में आना इसका मतलब तो फिर इंटेलिजेंस ऑफ द स्टेट इज जीरो। हमें दिल्ली के आसपास के बॉर्डर अपने जिलों पर ध्यान रखना चाहिए। 70% दिल्ली को घेरते हैं,
हमारी ड्यूटी दिल्ली पुलिस से ज़्यादा बढ़ जाती है दिल्ली की सुरक्षा में, क्योंकि कोई चीज़ जाएगी 70% ऑफ द टाइम इट हैज़ टू क्रॉस थ्रू हरियाणा। राजस्थान से आएगी तो हरियाणा के थ्रू जाएगी, पंजाब से, हिमाचल से, JNK से, उत्तराखंड से, आधे से आएगी तो हरियाणा की थ्रू। यूपी के पास तो बहुत थोड़ा सा रोडवे है। मतलब आप ये मानो कि जो KJP का एरिया है उतना ही एरिया गाजियाबाद और नोएडा के बीच का जो यूपी का है। अदर देन दैट तो आप पलवल से शुरू करो और पलवल से लेके पूरा KMP घुमा के और कुंडली बॉर्डर पे यमुना पे आ जाओ। तो हमारी निगरानी, हमारी जिम्मेवारी है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपको लगता है कि आपस में कुछ खींचतान चल रही है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा? जैसे पूरन सिंह का हमने सुसाइड केस देखा और उसके बाद संदीप सिंह ASI का भी सुसाइड केस देखा। जो घटना हुई है इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चंडीगढ़ पुलिस, और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस उस पर अच्छी कार्रवाई करेगी। जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कदम उठाएगी। और वही जैसे ASI संदीप की बात हो तो वो रोहतक पुलिस ने वहाँ भी FIR कर रखी है, दैट इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। और सरकार ने जिस तरह से उसको टैकल किया, ये मामला IAS IPS इतना के आमने लंबा सामने चला गया। 8-9 दिन तक चलना, मैं ये मानता हूँ कि पीड़ित पक्ष का जो पीड़ा थी उसको मुख्यमंत्री और उनके टीम के मेंबर्स नहीं समझ पाए, जो वहाँ मौके पर बैठते भी थे। वो परिवार की जो पॉइंट्स थे उनको ना समझकर डिले कर गए। अगर यही SIT के आगे लोगों को बुलाना और ये गतिविधि दूसरे दिन ही शुरू हो जाती तो शायद इतने दिन ये प्रोलॉन्ग नहीं होता। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, अब शुरू हो चुका है और अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है सैनी सरकार के खिलाफ, पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाए। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये सिर्फ भटकाने की राजनीति हो रही है या कुछ है? हमारे गठबंधन के समय पे आप अविश्वास प्रस्ताव लाते तो भी लोग मानते भी शायद अलायंस टूट जाए, सरकार टूट जाए। आज तो इनके पास सिंपल मेजोरिटी है, तीनों निर्दलीय इनके साथ हैं। और हुड्डा साहब का कहना अविश्वास लाएंगे, सिर्फ ये तो एक गिमिक है जो मुझे लगता है इस सरकार को एक स्टेबिलिटी और साल के लिए दे देगा। विपक्ष की भूमिका लगता है सही ढंग से निभा पा रही है कांग्रेस? अगर निभा पा रही होती तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे विषय पर, जहाँ 4 साल की बच्ची की कल साथ दुर्घटना हुई और उसकी जान गई डवाली में, इन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाउस में उठाना चाहिए। मैं अगले सवाल पर अगर आऊँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है और संसद में भी इस पर वोट सुधार को लेकर चर्चा भी हुई और तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन में जो भी हैं वो सब वोट चोरी की बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं हरियाणा को लेकर के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वोट चोरी पर, और जिस तरह से वोट सुधार की मांग की जा रही है, आप दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? संदीप जी, वोट चोरी क्या है? वोट चोरी तो चौधरी देवीलाल जी को 350 वोटों से जब रोहतक लोकसभा से हराया था तब भी थी। वोट चोरी तो 3 वोटों से जब जय तीरथ दहिया ने इंद्रजीत दहिया को हराया तब भी थी। वोट चोरी तो उसको भी बोल सकते हैं जो 82 में चौधरी देवीलाल के पास नंबर्स थे और शपथ भजनलाल जी को दिलाई और बैकडोर से फिर विधायक तोड़े गए और अपने साथ जोड़े गए। ये तो राजनीति के अंदर कांग्रेस का लाया हुआ कल्चर बीजेपी आगे लेके जा रही है। और SIR के अंदर ये कहना कि सिर्फ प्योर वोट चोरी है, ये भी गलत है। मैं कल TMC के एक सांसद की बात सुन रहा था कि इतने मरे हुए वोट कटे, इतने लोग जो परमानेंटली मूव कर गए उनके वोट कटे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को इन फैक्ट्स को लाकर जनता के सामने रखना चाहिए, ना कि वोट चोरी की बात कहने पर विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार करना कि एफिडेविट लाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो करते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो। तो शायद उनको समझना देखना चाहिए कि ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, और उस ऑटोनोमस बॉडी की जिम्मेवारी बनती है कि देश का कोई नागरिक अधिकार से ये पूछे तो वो उस पर स्पष्टीकरण दे पाए। आप SIR के समर्थन में हैं या विरोध में? देखिए, सर्वे होना चाहिए। 2011 के बाद हमारे जनसंख्या तो देश में हुई नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये 29 के इलेक्शन में महिला आरक्षण लाने से लिए
जनसंख्या को होने भी देंगे। उसको टालने के लिए 29 के चुनाव से ये जनसंख्या नहीं कराएंगे, मगर रिवीजन होनी चाहिए। और हमने तो एक हल्के की लिस्ट दे दी है, बचे 89 हल्कों की लिस्ट हम अगले 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को दे देंगे, जहां इनके BLOs के साथ हमारा एक BLA नियुक्त हम करेंगे, जिसके अंदर इस रिवीजन को प्रॉपरली हम मॉनिटर कर पाए। पैटर्न ठीक लग रहा है आपको? क्योंकि योगी खुद सवाल उठा चुके हैं कि 4 करोड़ वोटर कट गए। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कटने चाहिए। जिस स्टेट से मोबिलाइजेशन होगी दूसरे स्टेटों में लोगों की, वहां भी वोट बन गया, यहाँ भी वोट बन गया। मैं तो खुद हैरान था, बिहार के ही सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो लोकसभा का वोट डालते हैं दिल्ली में, और वो बिहार चुनाव में जाके वहां चुनाव जाते हैं। इसका मतलब तो वोट मूवमेंट जो ये हो रही है, इलेक्शन कमीशन को इस पे भी लॉ बनाना चाहिए कि एटलीस्ट आप एक जनरल इलेक्शन से दूसरे जनरल इलेक्शन तक अपना वोट ट्रांसफर ना करा पाओ। आप सुधार के लिए लिखेंगे कि चुनाव आयोग को इन चीजों पर सुधार करना? हमने लिख के दे रखा है। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आई थी, ये सारे पॉइंट हमारी पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर लिखित में दिए हुए हैं। ब्राजीलियन मॉडल वोट कर रही है हरियाणा में, देखो ये, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन व्हाइट पेपर नहीं ला रहा। 20 वोट एक ब्राजीलियन औरत की फोटो के लग के आ जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है एफिडेविट दो। इसका मतलब तो फिर दे आर समवेयर हाइडिंग द रियल फैक्ट्स। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज संसद में इस पर चर्चा भी हुई। हरियाणा के आज रोहतक भी हम देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रोहतक था। क्या आपको कारण लगता है कि वायु पोल्यूशन किन कारणों से है, सरकार की कहाँ नाकामी है, और कैसे काम करना चाहिए कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए उस समय जब देश में 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम को चर्चा होती है? वायु पोल्यूशन एक ऐसा विषय है जो आप, मैं या कोई भी कभी नहीं समझ पाए। आप खुद सोचिए, जब विंटर हिट करती है तभी क्यों दिल्ली में पोल्यूशन होता है? क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ वीट की सोइंग होती है और खेतों में पानी लगता है, और पानी जब दिन में इवेपोरेट होगा तो वो डेंसिफाई होके एयर में तो आएगा ही आएगा। और दिल्ली के चारों तरफ एग्रीकल्चर है। अगर हम और कंट्रीज के और ऐसे अर्बन एरियाज की बात करें जहां समुंदर का तट नहीं लगता, वहाँ वायु प्रदूषण है। बीजिंग में जाइए आप, शंघाई में जाइए आप, मगर उनकी कंट्री में इतना एक्सटेंसिवली गवर्नमेंट ने काम कर दिया इन चीज़ों पर कि वो उसको कर्टेल कर पाए। मैंने 2021 या 22 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, शायद कहीं ऑनलाइन आपको मिल जाए, कि क्लाउड सीडिंग कराओ। आज तो मॉइस्चर है। क्लाउड सीडिंग दिल्ली में कराई थी? हाँ, कब कराई थी? जब एयर में मॉइस्चर ही नहीं था। बिल्कुल। आज करा दो ना आप, आर्टिफिशियल रेन कर दो, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। इनने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने क्या मजाक बना रखा था 10 साल कि हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, इससे धुआं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कहा है कि फार्मर को बदनाम किया। आज तो पराली भी 4% नहीं जली, बिल्कुल, तो भी आप कहते हो कि किसान की वजह से हो रहा है। ये सारा का सारा दिल्ली के आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेल है। पॉलिटिशियंस डिबेट करके ठीक नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हो ना पार्लियामेंट में डिबेट हुई, पार्लियामेंट में डिबेट होने से पोल्यूशन ठीक नहीं होगा। लेट द बेस्ट साइंटिस्ट वर्क ऑन टू दिस। और ये जो स्प्रेयर्स लगाए हैं, ये तो सबसे बड़ा मजाक है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी का ब्लोअर चला दो, उससे क्या हो जाएगा? मैनिपुलेट करने की कोशिश। मैं तो देख रहा था दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कह रही है कि हमने इतने पॉइंट डाउन कर दिया, जबकि वही वीडियो आ रही है कि AQI सेंसर पे रेगुलर पानी की स्प्रेइंग हो रही है। तो आप धोखा दे के जनता के हेल्थ के साथ धोखा ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, परिवार तो चौटाला परिवार एक होता तो नहीं दिखता, अब इस पे तो डिबेट भी आप लोगों के कहने पर भी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। लेकिन क्या भविष्य में ऐसी अगर समीकरण बनते हैं कि आप दोनों के मिलने से सरकार बने, तो क्या आप दोनों एक साथ आ सकते हैं? भविष्य में क्या होगा किसको पता है संजीव जी। भविष्य तो ऐसी चीज है जो अच्छा ज्योतिष भी 100% नहीं बता सकता। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो इतना बता सकते हैं कि मेहनत करेंगे
तो हम वो आंकड़ा छुएंगे और उस आंकड़े को छूने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जी जान लगाएंगे। उस लक्ष्य को लेकर चल रहे और उससे ना राइट देखते ना लेफ्ट देखते। हाँ, विपक्ष के तौर पे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो सरकार के फेलियर्स होंगे समय अनुसार सरकार को जगाएंगे भी, चेताएंगे भी। और उन फेलियर्स के आगे, जैसे एमडीयू का मामला आया, मेरे पास तो सिर्फ मात्र 12 घंटे पहले आया था और मैं धन्यवाद करता हूँ माँ महिम का, उनने टाइम दिया मिलने का। 12 घंटे में हमने नैक का सारा डाटा निकाला, चिट्ठियाँ निकाली एमडीयू की, और हम जाकर एमडीयू के वाइस चांसलर की गलती को गवर्नर को बताया। और आपको हैरानी होगी कि गवर्नर साहब के पास हम पहुंचे हैं, उससे पहले तो एमडीयू ने एक प्रेस नोट गवर्नर साहब को बना के भेज दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है। मगर जीत क्या हुई कि 36 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने विभाग से चिट्ठी निकालनी पड़ी कि नैक दोबारा टेम्परेरली दिया जाएगा, और उस चिट्ठी से 1.5 लाख तो एमडीयू के बच्चे बचे। पर मेरे को किसी यूजीसी के सीनियर अधिकारी ने फ़ोन करके कहा, कहता जी आपने 1100 इंस्टीट्यूशंस का नैक रिवाइव कर दिया। 1100 इंस्टीट्यूशन, अगर एक एमडीयू जैसे यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख थे तो करोड़ों बच्चों का भविष्य हमने बचा लिया। ये हमारी कर्तव्य है, चाहे सत्ता में हो विपक्ष में हो, देश के नागरिकों को, देश को आगे ले जाने के लिए वो लड़ाई हमें लड़नी पड़ी। अच्छा, आपने युवाओं के लिए 75% रोजगार का कानून भी लाया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, कोर्ट में मैटर है। क्या आप उसके लिए लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, उसको लेके आएंगे? लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, ऑलरेडी नोटिस इशूड है। और 10 साथियों को मैंने भी आग्रह किया है जो आज बेरोजगार है, उनको भी हम इसमें पार्टी बनाएंगे। और जननायक जनता पार्टी की ओर से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर हरियाणा सरकार अपने लॉयर्स नहीं भेजती तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि हरियाणा के युवाओं को ग्रुप सी और डी जैसी भर्तियों के लायक रख लिया है, ए और बी में तो बाहर के लड़के लोग आ रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट देखा ही है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का, कि 4800 नेट यूजीसी पीएचडी क्वालिफाइड बच्चों ने एग्जाम दिया और 143 पास हुए, जिसमें 50% हरियाणा के। फिर तो हमारे वाले विदेश में डोंकी करके जाएंगे। यही हालत रहेगी ना, जब आप पीएचडी नेट और जेआरएफ करा हुआ है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप डोंकी जाओगे या फिर आप चपरासी के फॉर्म भरोगे। और आपने देखा होगा पीछे छोटी छोटी भर्तियों के ग्रुप डी के अंदर कितने पीएचडी करे हुए एप्लीकेंट्स थे। तो ये मजाक कौन कर रहा है? हमारा खुद का सिलेक्शन सिस्टम ही मजाक कर रहा है क्वालिफाइड बच्चों के साथ। दादा ओम प्रकाश चौटाला की बरसी नज़दीक आ रही है, कितना मिस करते हैं उनको आप? नहीं करते हैं, वो हमारे लिए मेंटर भी रहे हैं। और मेरे को तो जब जब उनके साथ मौका मिला था अपने जीवन काल में, बहुत कुछ हमने सीखा भी है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनके ऐसे वाक्य रहे हैं जो आप राजनीति में इम्प्लीमेंट करते हैं और सोचते हैं कि बुरा वक्त भी ऐसे निकल जाएगा? पढ़ने का बहुत शौक था, उनने अपने जीवन में बहुत समय दिया है। उनने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बहुत, उनको नॉलेज रहती थी। और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, और वो ट्रैवल करते थे तो अपनी नॉलेज को और ऐड ऑन करते थे, जिसको वो अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐड इन करते थे। मेरे ख्याल से 100-125 के आसपास देशों को उन्होंने ट्रैवल करके देखा है। शायद ही इंडिया में कोई पॉलिटिशियन हो, मोदी जी भी 50-60 से ऊपर नहीं गए होंगे, जबकि देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरा टेन्योर है। चौटाला साहब तो गवर्नमेंट में एक में रहे थे, मगर उसके सिवाय पोस्ट गवर्नेंस उनने सबसे ज़्यादा टाइम ही ग्लोबल ट्रैवलिंग में दिया। और अगर स्टेट की बात करें तो इस देश को वैट देने वाला व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। अगर वो ना होते तो शायद वैट ना आता, जीएसटी ना आता और टैक्स की चोरी ना रुकती। बहुत बोल्डली उनने देश का पहला प्रदेश हरियाणा को बनाया था जहां वैट को लागू किया था। देवीलाल जी, आपने बताया पेंशन और जैसी बहुत बड़ी चीज़ एक दे के गए सभी को, एक बुजुर्गों को अधिकार, वैट लेके आए ओम प्रकाश चौटाला। आपके जहन में क्या है कि जब आप कभी उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको लोगों के लिए करना है? बहुत सी चीज़ें हैं। आज मैं आपको एक छोटा वाक्य बताता हूँ।
बहुत छोटा है कि फार्मर के हमने खाते में पैसा देना शुरू कर दिया। और हरियाणा के बाद पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर केंद्र का दबाव आया, प्रोक्योरमेंट रोकी तो मजबूरी ने पंजाब ने भी शुरू किया। एक फार्मर को बैंक से लोन लेने के लिए लिमिट बनवानी पड़ती थी। वो लिमिट के लिए उसके पास कागजात नहीं होते थे। आप किसी, हरियाणा छोड़ दीजिए, आप पंजाब के किसी बुजुर्ग किसान का इंटरव्यू करिए और उससे पूछो कि तेरा बच्चा विदेश जाता था तो तू लोन कैसे, किससे उठाता? आड़ती से उठाता था जी। लिमिटेड आड़ती की बनती थी क्योंकि सरकार का प्रोक्योरमेंट का पैसा आड़ती के खाते में आता था। मैंने हरियाणा में इम्प्लीमेंटेशन करी कि वी विल ओनली गिव मनी टू द फार्मर इन देयर अकाउंट, वो आड़ती को देना चाहे तो दे दे। और आज मुझे खुशी है कि जिस फार्मर की 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया सालाना इनकम है, उनकी लिमिटें आज 5-5, 10-10 लाख की है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से ऊपर नहीं था, आज 5 लाख है। 2 लाख बढ़ाया किस, हमने लड़ लड़ के बढ़वाया। किसानों की स्थिति कहाँ देखते हैं आप? कहा जाता था, मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, आज भी वही चीजें चल रही हैं। मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए भी दिए थे। आए आपके किसी परिवार के सदस्य के खाते में? 5 साल 10 साल पहले मोदी जी ने जितने जुमले छोड़े उसको तो अमित शाह जी खुद ही बता गए थे कि ये जुमले थे। फार्मर की हालात अगर लागू एमएसपी हो जाए प्रॉपरली तब बहुत इम्प्रूव हो सकती है, जिसके ऊपर किसान के साथ जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया, जो एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात थी। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और उस कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू कर पाए। सड़कों पर दिखेगी जेजेपी किसानों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि किसानों की नाराजगी की वजह से ही आप सत्ता से बाहर हुए, पीछे अब फ्लड, वापस आप सड़क पर कब आए? अगर फ्लड्स आए थे और फ्लड प्रोन एरिया को सबसे पहले ट्रैक्टर पे जाके किसी ने विजिट किया था तो मैंने ही किया था। वो तो आप डिप्टी सीएम रहते हुए भी गए थे। फिर ये तो मेरा कर्तव्य है, हमारी जमात है, उस जमात को कैसे छोड़ सकते हैं? नाराजगी दूर हो रही है? बहुत कुछ कहा गया था आपके द्वारा, आपके पिताजी द्वारा। मैं तो आपको शुरू में एक वर्ड कहा था, नाराज किससे होया जाता है? अपने से ना। पराये से तो नाराज नहीं होगे, उस पर तो आप नफरत ही कर सकते हो, नाराजगी तो अपने पे दर्शा सकते हो। अपने है, अगर किसी विषय पर मेरे से नाराज भी हुए तो मैं ही बनाऊंगा ना, जब मुझे घर जाके बना के आना पड़े। मुझे याद है जब आपने पार्टी का झंडा डंडा लॉन्च किया था, तब उसी दौरान नारे लगते थे कि देवीलाल का रूप आपको कहा जाता था। तो लगता है कि आपके सामने एक चुनौती है कि उन चीज़ों को और अपने परदादा की लेगेसी को लेके चलना। मेरे आगे तो एक नहीं 3 चुनौती है। जब मैं बैठता हूँ, हाँ। आज मैं यमुनानगर था तो चौटाला साहब का एक साथी मिल गया, वो चौटाला साहब से कंपेयर करता है। अच्छा। आप कह रहे हो चौधरी देवीलाल जी से कंपैरिजन होता है, और मेरे से जो पार्टी में 10-10 साल बड़े हैं वो सारे मेरे पिताजी के साथी, वो उनसे कंपेयर करते। इस कंपैरिजन में विजन जो है ये डिस्टर्ब नहीं होता। इस कंपैरिजन में जरूर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मैं ये मानता हूँ कि जो उनने काम करे हैं हमें उन चीज़ों को आगे पॉजिटिवली लेके जाने के लिए अपना धर्म जो है वो निभाना है। आपके दादा, परदादा और पिताजी सौम्य स्वभाव के रहे, लेकिन आपके छोटे भाई दिग्विजय थोड़ा सा इस स्वभाव के हैं कि अभी कृष्ण बेदी ये कह रहे हैं कि उनको रिस्पेक्ट कैसे की जाए ये दीपेंद्र से सीखना चाहिए। कोई गाली दी है दिग्विजय ने कहीं? आप बता दीजिए, आपके पास तो सारा डिजिटल फीड आता है, किसी के थप्पड़ मारा हो कहीं? वो कहते हैं तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सौम्यता बिल्कुल नहीं है, ऐसा भाषा तो आप मेरे से कुछ चीज बोल देंगे, मुझे उकसा देंगे, मैं रिप्लाई में कुछ और बोल दूंगा, मगर क्या मर्यादाशाली शब्दों का चयन ऐसा किया हो जो कि ड्रैगेटोरी हो, अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसने किसी के दिल को दुखा दिया हो? कोई गाली तो नहीं दी। माने थोड़ा बहुत गुस्सा राजनीति में जायज है। आप मौके की बात है, पता नहीं मेरा मूड किस तरह का हो, हाँ। मेरे साथ क्या घटना हुई हो और उसके बाद मेरे से क्या सवाल पूछा, आपका ही
यूट्यूब का एक साथी ने आज मेरे से पूछ लिया प्रोग्रामों में, कह जी आप डीजी को थार कह के बुलाते हैं। अरे मैंने डीजी को थार नहीं कह के बुलाता, कह दिया मैंने उसको। अब ये चीज, ये कहने की उसको शब्दावली का, भाषा शैली का, ये तो उन लोगों को देखनी चाहिए उनने क्या मंचों पे बोल रखा है। दिग्विजय की सिक्योरिटी वापस हुई तो बेदी ने उस पर भी बोला। वो तो बेदी जी कह रहे हैं कि ना 3 में ना 13 में इनको सिक्योरिटी क्या जरूरत है, फालतू हवाबाजी करने के लिए सिक्योरिटी लेते 13, 23 ये तो समय है। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि दिवाली में एक इंसिडेंट हुआ, एक स्टैचू दिग्विजय ने लगाया, उस स्टैचू पे 5 राउंड फायर हुए। दिवाली की एसपी ने खुद फॉरेंसिक की टीम भेजी, डीजीपी ने एसटीएफ को केस दिया, हिसार एसटीएफ उस केस को देख रहा है। बुलेट मार्क्स स्टैचू पे भी हैं, बुलेट मार्क्स उसके पास एक कमरे पे भी हैं। घटना तो हुई है ना। आप ये कैसे कह सकते कि घटना नहीं हुई, या एकदम उस घटना के बाद आपने अरेस्ट एक को भी नहीं किया और सिक्योरिटी परसेप्शन जो थ्रेट का है वो ख़त्म कर दिया। फाजिल पुरिया है, मेरा कैंडिडेट था लोकसभा का पार्टी का, मेरा साथी है। 11 लोग अरेस्ट हो गए, 5 लोगों को अरेस्ट के दौरान इनकाउंटर किया गया, उनके गोली मारी गई, उसकी गाड़ी पे 3 गोलियां लगी, उसकी सिक्योरिटी हटा ली। इसका मतलब तो इस प्रदेश में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है वो पुलिस की तरफ से सबसे सुरक्षित आदमी है। आपको लगता है कि रिस्क होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस की होगी? अरे डीजीपी ने पत्र लिखा है, आपको कॉपी दे दूं क्या मैं? जब ये विड्रॉल्स के ऑर्डर आए, ये कोई 2 लोगों के नहीं करे, स्टेट वाइड कई लोगों के करे, और डीजीपी ने तो उसको आके गुणगान भी किया है फिर। और उस पत्र में लिखा है कि एसएचओ एंड एसपी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। 4 साल की बच्ची को घर से उठाकर मार दिया जाता है, वाई इज द एसएचओ एंड एसपी नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एमडीयू के अंदर गाड़ी घुस जाती है, खड़े आदमी में पेड़ में उसको भेड़ दिया जाता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये ज्यादा सेंसिटिव है। और उसके बाद एसएचओ और एसपी रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? मैं तो आपके माध्यम से ही पूछ सकता हूं मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर है, जब प्रदेश में ऐसा पत्र निकल गया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? लॉलेस स्टेट बन चुकी है, और लॉलेस स्टेट के अंदर ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टुडे मुख्यमंत्री है, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है और उनके निगरानी के अंदर इस तरह की घटनाएं प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में आप 10 सीटों पर थे और इनेलो 1 सीट थी। आज आप शून्य हैं और इनेलो 2 सीटों पर है। आप देख रहे हैं कि आपकी फाइट आने वाले समय में कहीं इनेलो से है बीजेपी या इनेलो का रिवाइवल ज्यादा? बीजेपी 2 पे थी, बीजेपी 303 पे है, बीजेपी 230 पे है। ये क्यों नहीं कंपेयर करते आप कंपैरिजन करना है मेरे ठाडे से करो, कमजोर से क्यों करो? ग्राफ ऊपर जाएगा वापस उठेगा? बिल्कुल जाएगा। तैयारी क्या है? अब मैं अगर ये मानूं कि आने वाले और भी इलेक्शन, जिला परिषद के लोकल बॉडीज की इलेक्शन, हमने जो टारगेट लिया है 6800 गांव हैं और 100 से ऊपर हमारे अर्बन बॉडीज हैं जी, शहर है। इनके अंदर संगठन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बढ़ाएं। मेरे को आज ये नहीं देखना कि हमारे पास फेसेस कौन से बड़े आ रहे हैं, मगर मुझे हाँ ये देखना है कि हमारे पास मेहनती फेसेस कौन से आ रहे हैं। अगर हम यंग टीम को एग्रेसिवली ले आएंगे तो कोई कुछ नहीं पता, अगले 2 साल बाद अच्छे फेसेस की भी आपके पास एक बढ़िया टीम हो। और ये भी हो सकता है जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था या और स्टेटों में हमने देखा है जहां आप बिल्कुल नए फेसेस को लेकर आते हैं। पंजाब इज अ जीता जागता एग्जाम्पल कि प्रकाश सिंह बादल को एक दुकान वाले ने हरा दिया था। मैंने आपको क्या बोला कि पंचर लगाने वाला इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव हरा देता है तो हम क्या चीज है? बिल्कुल, तो लाएंगे, नए फेसेस भी लाएंगे। और ये जो अब टूरिंग शुरू हुई है, चाहे वो युवा योद्धा के माध्यम से हो, चाहे हमारे अभियान के माध्यम से हो, इस टूरिंग के अंदर जन समर्थन के साथ साथ राजनीतिक सोच के लोगों को, खासतौर पर युवा को प्रोत्साहित हम करेंगे, और ख़ास तौर के हमारी बहनों को हम करेंगे। क्योंकि अगर 29 में ये नहीं लाए तो भी 34 के अंदर तो 33% महिला आरक्षण लाना पड़ेगा।
और हमें ग्रूम करना पड़ेगा हमारी बहनों को कि वो तैयारी करे चुनाव लड़ने की। चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे? सभी चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे? अभी तो चुनाव में 2.5 साल है। नहीं, अभी तो आ गया सोनीपत के नगर निगम के 3 नगर निगम 3 चुनाव आने नगर वाले निगम के है, वो 2 जिलों में तो आज मैं जा ही आया। हाँ, अम्बाला में है। कार्यकर्ताओं को मैंने कह भी दिया कि अपनी तैयारी करो। सिंबल देंगे उन्हें? कॉमन सिंबल लें चाहे पार्टी सिंबल लें, चुनाव तो साथियों को लड़ाएंगे। एक सवाल आपके दादा पर ही, छोटे वाले दादा रणजीत चौटाला की अगर मैं बात करूं, वो बीजेपी में भी नहीं है और कांग्रेस भी उन्होंने छोड़ दी थी। दिग्विजय ने उनको न्योता भी दिया कि वो साथ आएं और आप लोग उनको मनाने भी गए। तो क्या माने कि आने वाले समय में अजय चौटाला जी के साथ उन दिखाई देंगे उनके चाचा, या आपकी पार्टी में दिखाई देंगे? वो राजनीतिक गतिविधि खुद की कर रहे हैं। सुना है जनवरी में रैली करने वाले। देखिए, हर राजनीतिक आदमी का राजनीति करना कर्तव्य है। वो तो फैसला उनने लेना है, वो अपने भविष्य के लिए क्या लेंगे वो तो टोटली उस पर निर्भर करता है। आप लोग उन्हें कन्विंस कर रहे हैं? जब उनने बीजेपी की लोकसभा की टिकट पे लड़ने के बाद और बीजेपी छोड़ के इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय ले लिया, तो शायद आगे का भी राजनीतिक भविष्य का निर्णय वो खुद करे तो बेहतर है। आप लोग कन्विंस करेंगे उनको कि आपके साथ आए? मैं मिलूंगा तो चर्चा करूंगा। अभी मुलाकात नहीं हुई? इन दिनों नहीं हुई, दिवाली पे हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, बहुत धन्यवाद।